बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, आपको आइडिया है कि हमने अपने वन शॉट लेक्चर को स्टार्ट किया हुआ है और हम अपने वन शॉट के लेक्चर सीरीज़ की तरफ हैं। और हमने फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई थी और अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुँच गए। ठीक है जी। अच्छा बेटे, केमिकल इक्विलिब्रियम के अगर आप पास्ट पेपर एनालिसिस देखो तो आपको यहाँ पे ये 130 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और किस कंडक्टिंग बॉडी ने कितने टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा आप उसको देख सकते हैं। आइए बेटे, फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो बेटे आपको पता है कि अगर मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं तो ये मैं बात कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। बेटे केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू। द वन इज रिवर्सिबल एंड द अदर वन इज इरिवर्सिबल। बेटे जल्दी जल्दी इस डिफरेंस को देख लें। हम इसको सिंगल एरो से जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, यानी आपका रिएक्टेंट जो है ना वो कंप्लीटली प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि बेटे यहाँ पर जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो 100% कंप्लीट नहीं होते, बिकॉज के रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जा रहा होता है और प्रोडक्ट बेटे दोबारा से रीबाउंस होके डीकंपोज होकर रिएक्टेंट के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन नहीं हो पाता। इस तरीके से बेटे अब ये रिएक्शन क्या होता है, जब सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले जाता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। लेकिन बेटे वो रिएक्शन जो है वो स्टॉप लगता तो ऐसा है कि रिएक्शन सीम्स टू स्टॉप बट कॉन्टिन्यूअस डायनेमिकली, यानी वो लगता हमें ये कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन बेटे मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है कि वो रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड आ रहा होता है। ठीक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड आना स्टार्ट होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जिससे हमें लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया बट एक्चुअली रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। अच्छा बेटे, कंटेनर की बात की जाए तो इसमें ये ओपन कंपोनेंट्स में लीव और एंटर, यहाँ पे कंटेनर ओपन होता है कि अगर आपको कोई रिएक्शन है जिसमें गैस की फॉर्मेशन होती है वो गैस आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती जाएगी। लेकिन बेटे उसमें क्या होता है कि आपका रिएक्शन जो चैम्बर है, कंटेनर, इट मस्ट बी क्लोज, ताकि कोई गैशियस जो है ना गैशियस प्रोडक्ट वो इवॉल्व ना हो सके। अगर वो इवॉल्व नहीं होगा तो इसका मतलब है वो बैकवर्ड आएगा। जैसे बेटे आप कैल्शियम कार्बोनेट की डीकंपोजिशन करवाते हो तो उसकी डीकंपोजिशन के रिजल्ट में CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। इस तरीके से बेटे स्टेबिलिटी की बात की जाए तो अगर सारा रिएक्टेंट क्या होता है बेटे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स अनस्टेबल थे एंड प्रोडक्ट आर स्टेबल एट दैट कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। जबकि यहां पे क्या है कि रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाना चाह रहा है, प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट के अंदर आना चाह रहा है। इसका मतलब उस अंडर कंडीशन के ऊपर, उस गिवन कंडीशन के ऊपर दोनों की स्टेबिलिटी कंपेरेबल है। इस तरीके से बेटे लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात की जाए तो आपको पता है कि बेटे हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ना वो टोटली कंज्यूम हो जाए तो बेटे हमारा प्रोडक्ट बनना क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन बेटे यहां पे क्या होता है, कहता है स्टॉप्स नेट फॉर्मेशन बिफोर लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कंज्यूम। यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के पूरा कंज्यूम होने से पहले पहले ही रिएक्शन रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे लिमिटिंग रिएक्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर एक इक्विलिब्रियम आना था, जैसे हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहां रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट के कंज्यूम होने से पहले पहले ही इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे यहां पर क्या होता है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं ना तो कैलकुलेशन करते हैं आप स्टोइकियोमेट्री का ध्यान रखना था। स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है बैलेंस्ड इक्वेशन का होना जरूरी है। बैलेंस्ड इक्वेशन इज द की ऑफ दीज रिएक्शन। स्टोइकियोमेट्री के वो की होती है। लेकिन बेटे हम यहां पे क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनाते हैं कि हमने इनिशियल मॉल्स कितने लिए और हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर कितने मॉल्स हैं, तो हमने इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन को लेना होता है। ठीक है, जबकि नीचे बेटे फ्री एनर्जी चेन डेल्टा जी, मैंने प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो कि एक यूजफुल वर्क डन करवाने के लिए यूज होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज अ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है जी। बेटे देखें जो हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन है इनमें डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है, यानी अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो दैट प्रोसेस वुड बी अ स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल है, आपको जैसे उसको इनिशिएट करवाना है, जब आपने इनिशिएट करवा दिया अब वो जो है ना वो बर्न होता रहेगा जब तक उसका वैक्स खत्म नहीं होगा। और बेटे डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, हमारे इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों हो सकते हैं। और जब हमारी डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाए इसका मतलब हमारे रिएक्शन ने क्या अचीव कर लिया है, उसने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया है। ठीक है बेटे। अच्छा अब बेटे यहां पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स दैट इज रिलेटेड टू इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे देखिए बेटे बर्निंग ऑफ मीथेन इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर आप इलेक्ट्रिक स्पार्क से वाटर बनाते हो
तो बेटे हमारा ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है जी। अच्छा बेटे कहता है दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एट नॉर्मल टेम्परेचर, बट अगर आप 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो आप ये देखोगे कि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। बेटे बताने का मकसद ये है कि आपका वाटर, अगर आप इलेक्ट्रिक स्पार्क पे बनाते हो वाटर तो ये रिवर्स नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो वही वाटर दोबारा डीकंपोज होकर रिएक्टेंट्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से बेटे सोडियम के साथ वाटर का रिएक्शन ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है। इस तरीके से जो हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है बेटे ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और बेटे डेली लाइफ में जितने हम डाइजेशन ऑफ फूड करते हैं, स्पॉइलेज ऑफ मिल्क हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ये सारे के सारे रिवर्स नहीं होते। बेटे इसी के बरक्स अगर रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। और बेटे कंडीशन आपके पास ये कंडीशंस होती हैं, हम आयरन कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होते हैं और एक आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर भी SO3 की फॉर्मेशन होती है, दिस इज ऑल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन। आप हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाते हैं, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। आपने N2O4 की डीकंपोजिशन करवाई तो बेटे ये भी आपके पास क्या रिवर्सिबल रिएक्शन है। और बेटे ऑब्जर्वेशन के हवाले से जरा बात की जाए, ये FTB ने लिखा है कि N2O4 इज अ कलरलेस फ्रोजन N2O4, NO2 इज अ डार्क ब्राउन। अब ब्राउन कलर डीपन्स देन बिकम्स कांस्टेंट। बेटे फर्स्ट क्या होता है कि आपके पास ना जब ये NO2 में कन्वर्ट होता है तो वो कहता है जी आपके पास N2O4 जो है ना वो कलरलेस होती है, लेकिन जैसे NO2 की फॉर्मेशन होती है तो डार्क ब्राउन कलर आता है। अब ये डार्क ब्राउन कलर अगर कंसिस्टेंटली आपको नजर आ रहा है और ये डीपन है, कंसिस्टेंटली नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कि रिएक्शन ने क्या अचीव कर लिया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। ये मैक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं कि या तो अभी आगे आगे स्लाइड आएगी तो मैं आगे आके आपको बताऊंगा कि कैसे होता है ये सारा। स्टेरिफिकेशन बेटे एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और बेटे इसके लिए आपको हीट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है। बेटे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ PCl3, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसाइल क्लोराइड, दीज आर एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा बेटे अब ये नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। बेटे अगर मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, आसान अल्फाजों में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बेटे फॉर एग्जांपल व्हेन द टाइम इज इक्वल टू 0 और बेटे मेरे पास A से ना ये P प्रोडक्ट बन रहा है। अब बेटे मेरे पास ना यहाँ पे 100 ग्राम ऑफ A है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो तो ये 0 ग्राम है। बेटे मैंने ना एक इंटरवल सिलेक्ट कर लेना, फॉर एग्जांपल मैंने इंटरवल ले लिया 5 मिनट्स का इंटरवल ले लिया, मैं 5 मिनट के बाद देखूंगा। मैंने ये देखा कि मेरे पास यहाँ पे ना 90 ग्राम रिएक्टेंट रह गया और 10 ग्राम मेरे पास प्रोडक्ट बन गया। फिर बेटे मैंने 10 मिनट के बाद देखा, 5 मिनट का इंटरवल हमने सेलेक्ट कर लिया तो मेरे पास यहाँ पे 80 ग्राम ये रिएक्टेंट है और ये मेरे पास 20 ग्राम जो है ना वो प्रोडक्ट आ गया। बेटे फिर मैंने 15 मिनट्स पे देखा तो मैंने ये देखा अगेन ये 80 ग्राम वो 20 ग्राम। फिर मैंने इसको 20 मिनट्स पे देखा तो बेटे मैंने क्या देखा, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि अब भाई यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि कोई चेंज नहीं आ रहा। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम ये होगा, केमिकली इक्विलिब्रियम को अगर देखा जाए तो ये इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है जी, जिसमें कंसंट्रेशंस क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है। अच्छा बेटे अगर बात की जाए रिवर्सिबल रिएक्शन तो बेटे ये इक्विलिब्रियम आपको आइडिया, रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आते हैं बेटे। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है। बेटे स्टैटिक इक्विलिब्रियम आप ना आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या, जैसे बेटे ये मेरा स्टाइलस है, मैंने अपने हाथ के ऊपर रख दिया तो बेटे ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बेटे ये फिजिक्स के अंदर आप इसको डिस्कस करते हो जिसमें फोर्सेस आपस में बैलेंस होती हैं। जैसे बेटे ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग पूरी की पूरी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। ठीक है, रुका हुआ जो होता है, और डायनामिक कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा बेटे हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम केमिकल एक होता है और फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है। और बेटे हमारा जो फिजिकल इक्विलिब्रियम है दैट इज कॉल्ड एज द हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे बेटे आपको पता है कि आइस का बेटे किसमें कन्वर्ट होना, आइस का वाटर में कन्वर्ट होना। तो बेटे आपको पता है आइस सॉलिड है और ये मेरा वाटर क्या है, ये हमारा वाटर लिक्विड है। लेकिन बेटे एक केस के अंदर क्या होता है कि हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम होमोजीनियस भी हो सकता है। वो कौन सा फेज है, आप लोगों ने ट्रांजिशन टेम्परेचर पढ़ा था। बेटे आपको पता है सल्फर हमारा जो है ना, सल्फर S8 ये रोम्बिक होता है और ये रोम्बिक से बेटे ये क्या होता है S8 मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होता है। तो बेटे आप जानते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन टेम्परेचर आई थिंक सो कि 95 डिग्री समथिंग होता है, 95.3 समथिंग होता है। तो ये क्या होता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट से पहले अगर ये मेल्टिंग पॉइंट से पहले तो उसका मतलब ये भी सॉलिड फेज है और ये भी कौन सा आ गया, सॉलिड फेज आ गया। तो बेटे एक एग्जांपल हमें मिलती है जहां पे हमारे एलोट्रॉप्स होते हैं, उसमें आप देखिए रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों का फेज सेम है, लिहाजा हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम एक एक्सेप्शन में मिलती है कि जिसमें ये फिजिकल जो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये नीचे वाला हेटेरोजेनियस का मतलब ये होता है कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के फेजेस डिफरेंट हो, होमोजेनियस फेजेस सेम हो।
अच्छा बेटे, यहाँ पे ये दोनों है, मैंने बेटे एक एक को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए बेटे, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की है, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की गई है। बेटे जहां पे मोशन स्टॉप हो जाते हैं स्टैटिक है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाता रहता है, वो हमारा डायनामिक है। बेटे ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज की जाती है? फिजिक्स के लिए यूज की जाती है, हम केमिकल सिस्टम के अंदर इसको नहीं पढ़ते। और बेटे ये क्या होता है? बोथ द डायरेक्शन क्या होता है? चलता रहता है। बेटे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्लासिफिकेशन ऑन बाय टाइप ऑफ चेंज, चेंज के लिहाज से बेटे फिजिकल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें क्या फिजिकल स्टेट चेंज होती है, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इसमें क्या होता है बेटे, न्यू सब्सटेंस जो है वो फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। जैसे बेटे सॉलिड से लिक्विड के अंदर जाना, आप ये देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेजेस सेम है बेटे। इसी तरीके से लिक्विड वाटर से गैसियस वाटर बनना, ये भी यहाँ पे भी फेजेस क्या है? डिफरेंट है बेटे आपके पास। अगर फेजेस डिफरेंट है तो दिस इज कॉल्ड एज द, हम उसको, वैसे तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है ना, कि बेसिकली फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। अब बेटे यहाँ देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से एक नई चीज बन गई है, अमोनिया बन गया। एक नई चीज अगर बन रही है तो बेटे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर न्यू सब्सटेंस बनने की, दिस इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बेटे ऑन द बेसिस ऑफ फेज, बेटे फेज चेंज के लिहाज से आप जरा देखिएगा, और फेज चेंज में हमने फिजिकल स्टेट देखनी है होमोजेनियस, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट के अंदर होंगे, और यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फिजिकल स्टेट के अंदर होंगे। आप देख सकते हैं कि बेटे ये मेरे पास क्या है, ये सारी की सारी गैसेस हैं एंड ऑल हैव सेम फेज। और बेटे यहाँ पे देखो सॉलिड एंड गैस प्रेजेंट, नीचे भी क्या है? सॉलिड एंड गैस प्रेजेंट है, और दिस इज कॉल्ड एज द, ऑन द बेसिस ऑफ फेज की बेस पे हमने होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम को देखा। देखिएगा जरा कि ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के, आपने जो इक्विलिब्रियम देखा बेटे, इक्विलिब्रियम पे ना अब हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेटे याद रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं अगर आपको इक्विलिब्रियम के हवाले से ना एक दो बातें पहले यहाँ बता दूं, ताकि फिर हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। बेटे वो क्या है कि वो यहाँ पे ये है कि पहली बात याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम पे ना कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। बेटे कांस्टेंट रह के ना, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन तीन केस बन सकते हैं। कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी लेकिन तीन केस होंगे। वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आपस में इक्वल होकर भी कांस्टेंट हो सकती हैं। वो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में भी ज्यादा और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कम हो एट कांस्टेंट, यानी एट इक्विलिब्रियम। और बेटे यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कम हो और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो एट इक्विलिब्रियम। ये तीन केसेस बन सकते हैं। बेटे इन तीनों केसेस से रिलेटेड आप ना ग्राफ भी देखते हो, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं, आप जरा यहाँ देखिएगा। बेटे यहाँ पे ये देखें, अब इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता कौन सा? बेटे वो पॉइंट होता है जहां पे ये देखो, ये देखो, ये दोनों लाइनें आपस में क्या कर गई हैं? बेटे ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई हैं? पैरेलल, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गई हैं। और बेटे यहाँ पे देखो, दोनों की कंसंट्रेशन आपस में क्या हो गई है? दोनों की कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो गई है। और बेटे आप जानते हैं कि यहां पर ये रिएक्टेंट होता है हमारा, और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, राइट? तो बेटे दोनों के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि इस ग्राफ में 50% मेरे पास रिएक्टेंट है एंड 50% मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट है। लेकिन बेटे अगर यहां देखो, आप ये देखें कि यहां पर जिस लाइन से, जहां से ये पैरेलल होना स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब एक यहां कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। बेटे ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। अब बेटे ये कांस्टेंट हो गए, लेकिन अगर आप इसको कंसंट्रेशन से मिलाओ तो बेटे ये देखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या? एट इक्विलिब्रियम वो कम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम है, बट कांस्टेंट रह के। और बेटे यहां पर क्या है? जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई हैं, बेटे ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो बेटे देखो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो मैं कह सकता हूं कि बेटे यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? कम होगी। आपको ग्राफ से ये इंफॉर्मेशन पता चल गई कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रह के इक्वल कम ज्यादा हो सकती हैं। अच्छा बेटे, यहां पर ना अगर एग्जामिनर आपसे अब कुछ थोड़ी थोड़ी बातें वो कर लेते हैं कि जिसमें जो मैं समझता हूं कि जो जरूरी है। जैसे बेटे आपके पास में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करता हूं कि यहां पर आप लोगों ने ना, यहां लिख लें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिख लें आप लोग, ठीक है? यहां पर आप लोग स्टेबिलिटी की बात कर लो। यहां आप लोग क्या है कि बेटे क्या नाम है इसका, आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग केसी की बात कर लेते हैं। बल्कि पहले आप लोग लिख लो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है? यहां हम लोग क्या कर लेते हैं? केसी की बात कर लेते हैं। यहां हम लोग ना डेल्टा जी की बात कर लेते हैं। बेटे ये मैंने सारी बातें ना इनके लिए करनी है, ठीक है? इन तीनों के लिए मैंने ये सारी बातें करनी है। अब देखिएगा बेटे, जरा देखिएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, हम ये कहेंगे कि बेटे यहां पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है? कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपस में क्या इक्वल है। यहां पे आप क्या कहोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बेटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो क्या है? ज्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो ज्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कम है। और बेटे यहां पे क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? कम है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया।
बेटे स्टेबिलिटी की बात की जाए, अगर ये दोनों ही आपस में कंसंट्रेशन में इक्वल हैं तो इसका मतलब है दोनों ही क्या है बेटे, ये बोथ आर स्टेबल, यानी इनकी स्टेबिलिटी क्या है, इक्वल स्टेबिलिटी है। लेकिन बेटे यहां पर जो चीज ज्यादा बनती है ना, इसका मतलब वो चीज ज्यादा स्टेबल है। यहां पे कौन ज्यादा स्टेबल है, तो बेटे मैं कह सकता हूं कि रिएक्टेंट्स जो है ना आर मोर स्टेबल, यहां रिएक्टेंट क्या है वो ज्यादा स्टेबल है। और बेटे अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहां लिखूंगा प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। इसकी इंफॉर्मेशन कैसे याद रखनी है आप लोगों ने, मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको ये बताया है कि बेटे जिसकी जिसकी ज्यादा फॉर्मेशन हो रही होगी ना, अगर ज्यादा फॉर्मेशन होगी तो ज्यादा फॉर्मेशन वाले की स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। अगर बेटे मैं रिएक्टिविटी पूछो तो आप कहेंगे सर स्टेबिलिटी इज इनवर्स ऑफ रिएक्टिविटी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा बेटे अगर हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आप ये देखें कि बेटे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ना बेसिकली हमें बताता है के इज इक्वल टू के फॉरवर्ड ओवर के रिवर्स ना, इसका रेशियो देखा जाता है, ठीक है, वो हमें एक्सटेंट बताता है। जैसे देखो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल है। बेटे इसमें रिएक्टेंट ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट कम बन रहा है, तो रिएक्टेंट रिवर्स डायरेक्शन में होता है। मैं कह सकता हूं कि रिवर्स एक्सटेंट ऑफ ज्यादा है एज फॉरवर्ड से, राइट, यानी रिवर्स वाला रेट ज्यादा है इक्विलिब्रियम के ऊपर आके, रिवर्स का रेट ज्यादा है और फॉरवर्ड का क्या है, कम। और बेटे यहां पे क्या होगा कि आपके पास जो है वो क्या होगा, के फॉरवर्ड ज्यादा और के रिवर्स क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा बेटे यहाँ पे अगली बात जरा देखिएगा कि केसी, बेटे याद रखिएगा जहां पर आपके पास दोनों आपस में इक्वल है तो बेटे यहाँ रेशियो अगर इक्वल है तो केसी बिकम्स इक्वल टू 1। और बेटे यहां पर अगर रिवर्स रिएक्शन ज्यादा है तो बेटे इसका मतलब है फॉरवर्ड कम है, तो अगर रिवर्स ज्यादा तो केसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। हम केसी की सपोज वैल्यू कोई भी ले रहे हैं, मतलब 1 हम लोगों ने ले ली, 1 से कंपैरिजन करें, यहाँ केसी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। बेटे डेल्टा जी की वैल्यू आपको पता है, बेटे डेल्टा जी की वैल्यू इन तीनों केसेस के ऊपर, ये तीनों इक्विलिब्रियम के ऊपर है, बेटे तीनों के ऊपर इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होती है कि हमारी डेल्टा जी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। नाउ बेटे टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा बेटे हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन केपी केसी एंड केएक्स। बेटे ये मैंने एक टेबुलर फॉर्म के अंदर आपके सामने डाटा लिख दिया है, केपी केसी और केसी के दरमियान ना क्या रिलेशन है। बेटे केसी इज बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन, केपी पार्शियल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन है और एन इज नंबर ऑफ मोल। बेटे इनका मेन यूज क्या है, हम सॉल्यूशंस और गैसेस के लिए केसी को यूज करते हैं एंड ये सिर्फ और सिर्फ गैसियस इक्विलिब्रियम के लिए। बेटे मोल फ्रैक्शन गैसेस का मिक्सचर हो सकता है, सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जब मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर ऑफ, वहां पे सिंगल कंपोनेंट्स की बात की जा रही है, यहाँ मिक्सचर की बात की जा रही है। और बेटे ये क्या है कि जब इक्विलिब्रियम कंपोजिशन किसके अंदर दी हो, बेटे आपको मॉल्स के अंदर दी हो, तो बेटे आपने याद रखना है कि यहां पर फिर ऐसे काम होगा, ठीक है जी। अच्छा अब बेटे इनके लिखने के तरीका कार आप देखो, केसी को कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट। बेटे कोई भी कंसंट्रेशन आपने लिखनी है, हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट को नीचे रखेंगे, देखो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ठीक है। और केपी में भी देखो हमने सी को जस्ट पी से रिप्लेस किया है, ये मेरे पास आ जाएगा क्या, इसे क्या कहते हैं, केपी आ जाएगा। इसके लिए आप इक्वेशन ले लो, ये जिसके लिए मैंने काम किया ना, तो ये ए प्लस बी और ये आ जाएगा रिवर्सिबल सी प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर बी, सी और ये आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन, बेटे ये जो आपको सी पावर लग रहा है ना, ये कोफिशिएंट इसकी पावर लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटे के एक्स देखो, अब मैंने पी को एक्स से रिप्लेस कर दिया, एक्स को एक्स से रिप्लेस कर दिया, दिस इज स्मॉल फ्रैक्शन। अब बेटे आपने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एन से रिप्लेस कर दिया, सिंपल, बहुत सिंपल। बेटे ये मैं कह सकता हूं कि ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग सेम इक्विलिब्रियम को डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसमें क्या होता है, जो कि डिपेंड करता है फिजिकल फॉर्म ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट की फिजिकल फॉर्म कैसी है। अच्छा बेटे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज, द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर नॉट ऑलवेज इक्वल, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज कभी भी इक्वल नहीं आएंगी, क्योंकि हम डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, डिफरेंट कंसंट्रेशंस के अंदर हम काम कर रहे हैं, लिहाजा इसलिए आपस में इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है जी। और बेटे कहता है ओनली अंडर स्पेशल कंडीशन कैन समवन, बिकॉज बेटे ये बिकम इक्वल, कुछ कंडीशंस के अंदर जो है ना, कुछ कंडीशंस के अंदर ये आपस में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। और वो कंडीशन क्या हो सकती है कि जब नंबर ऑफ मॉल्स इक्वल क्या हो जाएंगे, 0 के। अब बेटे नंबर ऑफ मॉल्स से रिलेटेड मैं कुछ आपसे बातें डिस्कस करता हूं यहाँ पे, बल्कि मैं ना बोर्ड पे चला जाता हूं और वहां पे आपसे नंबर ऑफ मॉल्स के हवाले से डिस्कस करता हूं। बेटे यहाँ पे देखिएगा, अगर याद रखिएगा, अगर आपके पास डेल्टा एन 0 हो तो बेटे ख्याल करना है कि हम लोग केपी बिकम्स इक्वल टू द केसी, ये आपस में इक्वल होंगे, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। केपी बिकम्स इक्वल टू द केसी। अच्छा अगर बेटे आपके पास डेल्टा एन पॉजिटिव होना, तो इसका मतलब है बेटे पॉजिटिव का मतलब जब प्रोडक्ट के मॉल देता हूं रिएक्टेंट के कम हो, तो बेटे मैं कह सकता हूं केपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केसी। और बेटे अगर आपके पास डेल्टा एन क्या हो, नेगेटिव हो, तो बेटे याद रखिएगा हमारे पास क्या आ रहा है, केसी इज ग्रेटर देन केपी आ जाता है, ठीक है। और बेटे ये जो नंबर ऑफ मॉल्स लेने होते हैं आपने,
ये डेल्टा जीरो कब होगा? जब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में इक्वल होंगे। ये कब आएगा? जब प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट के मोल्स कम होंगे। डेल्टा नेगेटिव कब आता है? जब रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा हो, प्रोडक्ट के मोल्स कम हो। अब बेटे ख्याल करना है यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पे जो हम लोग मोल्स लेते हैं बेटे, मोल्स जो हम लोग ले रहे हैं मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, ये दो चीजों के, एक तो बेटे वो चीज क्या होनी चाहिए? गैशियस होनी चाहिए या वो कोई भी एक्वा सॉल्यूशन होना चाहिए। बेटे हम सॉलिड्स और लिक्विड्स की यहाँ पे मोल्स को कंसीडर नहीं करते। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं आई हैव ये एक इक्वेशन है और ये मेरे पास CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं बेटे मुझे आप लोग क्या करके दिखाओ, मुझे आप लोग डेल्टा एन निकाल के दिखाओ, तो आप कहेंगे सर डेल्टा एन में हमने सॉलिड नहीं लेना। सॉलिड और लिक्विड को नहीं लिया जाता। केसी की किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर हम सॉलिड और लिक्विड को नहीं लेते। अगर मैं इसके लिए केसी लिखूंगा ना तो मैं केसी कैसे लिखूंगा? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ये और रिएक्टेंट मेरे पास जो है ना ये ऑक्सीजन गैस है और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। मैं सॉलिड को नहीं लिखूंगा। हम केसी के अंदर सॉलिड को क्यों नहीं लिखते? उसकी वजह यह है कि बेटे सॉलिड और लिक्विड्स की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, उनकी डेंसिटी रिमेन सेम रहती है, जिसकी वजह से हम इनको नहीं लेते। और केसी के एक्सप्रेशन में सिर्फ उसको लिया जाता है जिसकी कंसंट्रेशन में चेंज आते हैं। गैस और एक्वा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के अंदर क्या आता है? चेंजिंग आती रहती है। ठीक है, तो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड्स को नहीं लिखेंगे। अब बेटे यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन वाली बात आप लोगों ने याद रखना है कि जो केपी होता है दैट इज इक्वल टू केसी और ये आ रहेगा आरटी और ये आ रहेगा डेल्टा एन। अगर बेटे आपको कहा जाए कि आप ना इसके लिए इक्वेशन को जरा सॉल्व करो, आप देखो कि आपका यहाँ पे क्या बनता है, इसमें से कौन सा केस बनेगा, ये जो है इसमें से कौन सा केस बनेगा। मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। मैं कैसे अप्लाई करूंगा बेटे? डेल्टा एन निकाल लूंगा। आपको पता है इसका डेल्टा एन कैसे निकलेगा बेटे? प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? 1। रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं बेटे? रिएक्टेंट आपको पता है 0.5 है ना, तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा 0.5 है ना, 1/2। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 1 में से 0.5 को माइनस किया तो आपके पास क्या बच गया? 0.5 आ गया। ठीक है, डेल्टा एन 0.5 आ गया, पॉजिटिव साइन के साथ आ गया ना। तो बेटे पॉजिटिव साइन के साथ आ गया तो मैं लिखूंगा केपी इज इक्वल टू केसी और ये आ जाएगा आरटी। और बेटे आपके पास ना 0.5 बेसिकली 1/2 होते हैं ना, 1/2 होगा, ऐसे ही 1/2 होगा, यानी अंडर रूट आपके पास होगा। तो बेटे मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा एन अगर पॉजिटिव निकल कर आया तो इसका मतलब इसके लिए ये केस होगा कि केपी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केसी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं बेटे आप लोग ना मुझे इस इक्वेशन के लिख के दिखाओ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये 2 मोल ऑफ NH3, इसके लिए मुझे काम करके दिखाओ। सारे के सारे गैसेस हैं। आप कहेंगे सर हो गया, आप इसका डेल्टा एन निकाल लें। बेटे डेल्टा एन निकाले तो डेल्टा एन क्या निकल कर आएगा? 2 मोल आपके पास प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के 3 और 1 4 मोल। तो बेटे मेरे पास आंसर क्या आ गया? -2 आ गया। ठीक है जी। अब बेटे जो -2 है, दिस -2 को आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे, ये फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको पता है अगर माइनस में आंसर आ रहा तो डेफिनेटली ये इसका केसी ज्यादा होगा। यानी अगर मैं लिखूं केपी इज इक्वल टू केसी और ये आरटी और ये आ जाएगा -2 आ जाएगा, ऐसे ही है। इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो आपको पता है केसी आ जाएगा बेटे आरटी आ जाएगा, ये ऐसे स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बेटे इससे ये पता चल रहा है कि हमारा केपी वो छोटा हो गया और केसी हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। चलें बेटे अब चलते हैं बेटे नेक्स्ट। ये कुछ एग्जांपल है बेटे जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशंस आपके सामने ली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड है, लिक्विड को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया गया, आप देख सकते हैं। और बेटे यहाँ पर भी आप देखें जो चीजें सॉलिड हैं हमने सॉलिड को यहाँ पर इन एक्सप्रेशन के अंदर नहीं लिखा। बेटे आप लोगों को भी ये बात याद रखना जरूरी है। ठीक है बेटे, अब ये वाटर गैशियस है तो गैशियस। अब आप सोच रहे ये वाटर क्यों लिखा है? बेटे ये वाटर आपके पास प्योर नहीं है, ये सॉल्यूशन के अंदर बनने वाला वाटर है। ठीक है, प्योर वाटर वो होता है जो रिएक्टेंट वाली साइड लिखते हैं। अच्छा बेटे ये वो डेल्टा एन मैं आपको जो बता के आ चुका हूं, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स वाली बात। अच्छा अब बेटे ये एक एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपके पास ये है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केपी फॉर दिस रिएक्शन। आपके पास ना टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस है और आपको कहता है जी आपने क्या करना है, ये आपके पास ना एक रिएक्शन है और आपने ना आप लोगों ने केपी कैलकुलेट करना है। बेटे याद रखिएगा अगर टेम्परेचर सेम हो तो बेटे याद रखना टेम्परेचर सेम होने पे, और दूसरी बात नंबर ऑफ मॉल्स भी आपको पता सेम है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं केपी इज इक्वल टू केसी लिखूंगा। आरटी टेम्परेचर को छोड़ दो, आप डेल्टा एन निकाल लो। बेटे इसका डेल्टा एन क्या निकल कर आएगा? डेल्टा एन इसका 0 0 पुट करेगा तो इसका मतलब केपी बिकम्स इक्वल टू द केसी। जो केसी की वैल्यू वही किसकी वैल्यू? केपी की वैल्यू, तो 10 की पावर -13 आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर को आप लोग छोड़ दें।
ओके बेटे, नेक्स्ट एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटे इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशंस देख लें। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमें डायरेक्शंस का पता चलता है कि बेटे डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये बेसिकली कंसंट्रेशन प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। दोनों के दरमियान, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशियो होता है। बेटे टी स्टैंड्स फॉर टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब इसको दोनों पूरी स्लाइड को मैं यूं समझाता हूं। बेटे मैं ना एक रेंज ले लेता हूं, यहाँ पर आपकी केसी की वैल्यू और केसी की वैल्यू 4 है, यानी जब सिस्टम ने इक्विलिब्रियम को अचीव किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटे क्यूसी, बेटे वो कंसंट्रेशन जिसने इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया, और यहाँ पे वो कंसंट्रेशन जिसने इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं किया। बेटे ये वैल्यूज जो है ना ये 1 से लेके और ये 10 तक, ये 1 से लेके ये 10 तक ये वैल्यूज हैं। तो मैं कहता हूं कि बेटे ये वैल्यू 2 है और ये वैल्यू मैं 8 कर लेता हूं। ठीक है, ये 10 के करीब है। तो बेटे आप जरा देखें, इन दोनों ने इसको अचीव करना है, 4 को अचीव करना है। बेटे आपको तो 2 ने 4 को अचीव करना है, इसको बैकवर्ड आना पड़ेगा, और बेटे इसने क्या करना है, क्यूसी ने क्या करना है, इस 4 को अचीव करना है। तो बेटे 2 को 4 की तरफ जाना है, तो ये फॉरवर्ड आ रहा है। और अगर बेटे यहाँ पे 8 से 4 की बात करें तो ये बैकवर्ड आ रहा है। इसका मतलब है ये बैकवर्ड है और ये इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फॉरवर्ड आना पड़ेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब आपके पास क्यूसी की वैल्यू कम हो और केसी आपके पास ज्यादा हो तो रिएक्शन मूव फॉरवर्ड। बेटे जब फॉरवर्ड जाता है तो मैं कह सकता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और बेटे दूसरा केस, आपके पास अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है, केसी की वैल्यू कम है, तो ज्यादा को 4 को अचीव करना है, हायर से लोअर की तरफ आना पड़ेगा, जिसमें क्या हो जाएगा, दिस इज बैकवर्ड। और बेटे इन दिस केस रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो ज्यादा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम, और जब वो अचीव कर लेगा तो देन केसी बिकम्स इक्वल टू द क्यूसी एंड केसी इक्वल हो जाएंगे। बेटे टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केसी एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की अगर बात की जाए, दूसरा देखिएगा, जब आपके पास केसी की वैल्यू बहुत बड़ी लार्ज केसी की वैल्यू होती है तो बेटे याद रखिएगा केसी बेसिकली क्या होता है, इस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। बेटे कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है जी। अच्छा, अब बेटे यहां पर आप जरा देखो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यानी केसी जितना बड़ा होगा इसका मतलब रिएक्शन उतना कंप्लीट हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, यील्ड ऑफ रिएक्शन बहुत हाई, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट्स आर लेस स्टेबल। और बेटे जिनमें क्या होता है कि आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो, रिएक्टेंट कम हो, रिएक्टेंट बड़ी तेजी से किसके अंदर हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, किसके अंदर बेटे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वो भी क्या होगा, बहुत जल्दी टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको वैल्यू दी है केसी 10 की पावर 55। बेटे स्मॉल वैल्यू इसमें क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो पीछे में ग्राफ बना के आया था। और बेटे जिसमें कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हो, प्रोडक्ट कम हो, तो इसमें ये अनफेवरेबल होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, यहाँ यील्ड ऑफ रिएक्शन इज वेरी लेस, यानी प्रोडक्ट बहुत कम होगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट लेस स्टेबल है। अगर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब है जल्दी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत देर बाद आएगा। और इसकी एग्जांपल आपके पास HF है। बेटे ये आपके पास कुछ एग्जांपल जरा देख लें, रिएक्शन की टाइप और उनकी इक्वेशन और केसी की एक्सप्रेशन। और ये कुछ ना, ये आपको याद है आप लोग केसी की एक्सप्रेशन पढ़ते थे। बेटे ये केसी की एक्सप्रेशन बनाने का तरीका क्या होता है, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट अपने डिटेल लेक्चर के अंदर बताया था, बल्कि मैं ना उधर ही चले जाता हूँ, बोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। बेटे आपको याद होगा हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि केसी है और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और मल्टीप्लाई बाय वी और इसकी पावर डेल्टा एन रखी थी। बेटे आपको याद है अगर डेल्टा एन 0 होगा तो इसका मतलब है वहां पे नो वॉल्यूम, आप वॉल्यूम नहीं लोगे। अगर बेटे डेल्टा एन आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो बेटे अगर डेल्टा एन आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम कहां होगा, वॉल्यूम इन डिनोमिनेटर। वॉल्यूम कहां होगा, डिनोमिनेटर के अंदर होगा। मैं भी आपको करके भी दिखाता हूं। और अगर डेल्टा एन नेगेटिव होगा तो बेटे याद रखिएगा वॉल्यूम का होगा, इन न्यूमिनेटर होगा, न्यूमिनेटर के अंदर होगा। मिसाल के तौर पे बेटे अगर मुझे कहा जाए PCl5 और ये डीकंपोज हो रहा है PCl3 और प्लस Cl2, ये दोनों गैस फेज के अंदर हैं, ये भी गैस फेज के अंदर है, इसका डेल्टा एन निकाल लो। तो बेटे डेल्टा एन 2 में से माइनस कर दो 1 को, डेल्टा एन आपके पास 1 आ गया। बेटे आप इसको यहां पुट करो तो मैं क्या लिखूंगा, Kc लिखूंगा, Kc इज इक्वल टू आपके पास कंसंट्रेशन PCl3 आ गया और बेटे यहाँ पे Cl2 आ गया।
और ये PCl5 आ गया, और बेटे आपको पता है V इसकी जगह डेल्टा N क्या है 1, तो बेटे आप देखो पॉजिटिव था तो वॉल्यूम कहां पे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। बस आपको ये ख्याल करना और ये बात याद करनी है, ये बड़ा छोटा सा शॉर्टकट है आपके लिए। अच्छा अब बेटे यहां पर देखें, अब आप देखो कि स्टेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है, अल्कोहल वाटर एस्टर। बेटे इनका जो डेल्टा एन है, इनका डेल्टा एन क्या निकल कर आया, डेल्टा एन 0 निकल के आया है। यहाँ कोई भी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। अब बेटे ये देखिएगा यहाँ वॉल्यूम डिनोमिनेटर के अंदर है, इसका मतलब है ये वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। अब मैं आपको समझाता हूं बेटे, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने वैसे ली शेटलियर के अंदर ये बात पढ़नी है, जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो बेटे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। और सिस्टम हमारा किस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ नंबर ऑफ मॉल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये बात याद कर लो, सिंपल इज दैट। जब आप प्रेशर और वॉल्यूम के इनवर्स रिलेशन है, जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो बेटे सिस्टम हमारा उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ मॉल्स कम होंगे, या आप जब प्रेशर कम करते हो तो सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ मॉल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये बात आप याद कर लो। अच्छा अब मैं क्या करता हूं बेटे, इसका वॉल्यूम डिनोमिनेटर में सपोज करें, अगर मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, मुझे बताओ जब मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा मेरा सिस्टम किस तरफ मूव करेगा। आप कहेंगे सर जिस तरफ मॉल ज्यादा है, किस तरफ मॉल ज्यादा है, प्रोडक्ट वाली साइड मॉल ज्यादा है, इसका मतलब मेरा रिएक्शन किस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। ठीक है अब इसमें आपने मुझे बताना है V स्क्वायर है। ठीक है चलें बेटे, अब मुझे आप बताएं कि जब मैं यहां पे वॉल्यूम को इंक्रीज करूंगा, मुझे बताओ मेरा सिस्टम किस तरफ मूव करेगा। आप कहेंगे सर जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ मॉल ज्यादा होंगे। इस इक्वेशन में किस तरफ मॉल ज्यादा है, आप कहेंगे सर बैकवर्ड, तो ये रिएक्शन किस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, बैकवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। बेटे ली शेल्टर प्रिंसिपल, बेटे मैंने ली शेल्टर प्रिंसिपल को ना बड़ा कंसाइज फॉर्म के अंदर, समराइज फॉर्म के अंदर आपके सामने प्रेजेंट करना है। अच्छा बेटे अब सबसे पहले कंसंट्रेशन की अगर बात की जाए तो बेटे कंसंट्रेशन के हवाले से कुछ बातें आपको पता है, ली शेल्टर प्रिंसिपल के इसको लॉ ऑफ मोबाइल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास चीजें हमेशा हायर कंसंट्रेशन से किस तरफ मूव करती हैं, हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर रही होती है, मूव करती हैं। ठीक है तो बेटे यहां पर भी आपने कुछ ऐसे याद रखना है। अब देखो मैंने यहाँ दो केस बनाए हैं, ये देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट इंक्रीज या आप कह लो रिएक्टेंट डिक्रीज, यहां में लिखिए प्रोडक्ट इंक्रीज या आपके पास जो है रिएक्टेंट इंक्रीज या फिर प्रोडक्ट आपके पास डिक्रीज, दोनों बातें आप देख लें। मैंने क्या लिखा कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन क्या होगी, जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करोगे या आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डिक्रीज करोगे तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स किस तरफ, प्रोडक्ट वाली साइड। नहीं समझ आती तो मैं इसको यूं कर देता हूं, मैं लिख देता हूं बेटे A प्लस बी और ये मेरे पास आ जाएगा C प्लस डी आ जाएगा, ये बैकवर्ड आ रहा है। ठीक है मैं कह रहा हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये मैं इंक्रीज कर रहा हूं, या मैं कह सकता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैं क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं। देखिएगा जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाऊंगा, रिएक्टेंट ज्यादा प्रोडक्ट कम, रिएक्शन किस तरफ जाना शुरू होगा, फॉरवर्ड जाना स्टार्ट हो गया। अच्छा अब बेटे आपके पास क्या होगा, अगर आपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को कम कर दिया, प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, तो रिएक्शन किस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, बैकवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो बैकवर्ड आना स्टार्ट हो गया। और बेटे यहां पे आपके सामने बिस्मिथ क्लोराइड की एग्जांपल, ये पास पेपर का एमसीक्यू भी है, पास पेपर में भी आ चुका हुआ है। जितना वाटर ज्यादा डालोगे, रिएक्टेंट ज्यादा, तो रिएक्शन किस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा। और बेटे यहां पर क्या है आपके पास कि अगर आप लोगों ने क्या किया, वाटर को रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन बैकवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटे ये आपके पास ना रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के लिहाज से। अच्छा अब बेटे यहां पर ना प्रेशर वॉल्यूम जो कि गैसियस रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है, इसके लिए याद कर लो, जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे सिस्टम वहां मूव करेगा जिस तरफ वॉल्यूम कम होगा, या आप ये कह सकते हो कि जब आप वॉल्यूम कम करोगे तो सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ मॉल्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है जी, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। अच्छा अब बेटे यहां पर आप देखिएगा कि आपके पास अब आप क्या करें, डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम, एक ही बात है, डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम। तो बेटे अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया है, वॉल्यूम ज्यादा किया है, तो सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ मॉल्स क्या होंगे, आपके पास ज्यादा होंगे। यानी ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने प्रेशर डिक्रीज किया है, वॉल्यूम बढ़ गया, तो बेटे सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ मॉल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में इनवर्स रिलेशन है, और वॉल्यूम और मॉल्स का आपस में यहां पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है तो ये बात आपने याद रखनी है। यहां पे क्या होगा, उस तरफ शिफ्ट होगा जिस तरफ मोर मॉल्स ऑफ गैस होंगे। जैसे ये देखो SO2 और ये
आपने क्या किया बेटे, यहां पर क्या किया, आप लोगों ने प्रेशर को कर दिया, कम कर दिया, सिस्टम उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ मॉल ज्यादा है, रिएक्शन किस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, बैकवर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। और बेटे यहाँ PCl5 में भी अब मेरा ख्याल आपको ये सारी बातें अंडरस्टैंड होगी। अगर आपको ये सिंपल सी लॉजिक याद हो रही है कि प्रेशर जितना ज्यादा करोगे सिस्टम उस तरफ मूव करेगा, मॉल जिस तरफ कम होंगे, ये एक बेसिक क्राइटेरिया प्रेशर के लिए। अच्छा बेटे, टेम्परेचर के लिए अगर बात की जाए तो बेटे टेम्परेचर को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और टेम्परेचर को आप कैसे अंडरस्टैंड टेम्परेचर को आप लोग कैसे अंडरस्टैंड करोगे? अच्छा बेटे, टेम्परेचर के लिए आप लोगों ने याद रखना है, जैसे मैं कहता हूं कि यहां लिख देता हूं एंडोथर्मिक, और बेटे यहां लिख लेता हूं मैं एक्सोथर्मिक लिख लेता हूं। ठीक है, एक्सोथर्मिक लिख लेता हूं। तो बेटे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की पहचान क्या है कि अगर आपकी ना हीट लिखी हो रिएक्टर वाली साइड, यानी A+B और यहाँ पे C+D लिखी है बेटे, अगर हीट रिएक्टर वाली साइड लिखी है तो ये एंडोथर्मिक की पहचान है। और अगर आपके पास हीट जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखी है तो बेटे दिस इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बेटे आप लोग ऑर्गेनिक अभी फ्रेश पढ़ के आए तो आपको आइडिया होगा, आप लोगों ने पढ़ा था कि कंबशन रिएक्शन, देखो जैसे आपको पता है ना मीथेन CH4 होता है, CH4 है उसकी कंबशन कराते हैं तो CO2 और प्लस वाटर लिखा होता है, प्लस यहाँ पे 891 किलो जॉल पर मोल लिखी होती है। तो बेटे अगर हीट प्रोडक्ट वाली साइड पे लिखी है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक पहचान है। ठीक है जी, ये आप लोगों ने बेटे याद रखना है। अच्छा बेटे, आप लोगों को यहाँ पे ना एक बात का आइडिया होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं आइडिया। आप लोगों ने पढ़ा है कि बेटे जब आप लोग ना केसी की बात करते हो तो इन केस ऑफ केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे केसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर हो जाएगा। बेटे वो कैसे होता है वो भी आप लोगों को आइडिया होना जरूरी है। देखिए बेटे, सपोज करें मैं आपसे कहता हूं केसी जो है ना के फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का ये रेशियो होता है, ये एक रेशियो है 4 के इक्वल है। ठीक है, अब मैं दो टेम्परेचर आपके सामने ले लेता हूं। एक मैं टेम्परेचर ले लेता हूं बेटे एट 25 डिग्री सेल्सियस और एक मैं टेम्परेचर लेता हूं एट 50 डिग्री सेल्सियस। बेटे जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना तो बेटे याद रखिएगा, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ना आपके दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स ये दोनों ही क्या करते हैं बेटे, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस पे ना मैं आपसे कहता हूं कि बेटे केसी है, बेटे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैंने 8 लिख दिया और रिवर्स रिएक्शन का रेट मैंने ना यहाँ पे 2 लिख दिया। तो बेटे आपके पास 2 1 2 ये आपके पास 4 आंसर निकल कर आ गया। अब मैंने टेम्परेचर 25 से 50 किया, जब मैं 25 से 50 करूंगा तो बेटे फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ के 64 हो गया और जो मेरा रिवर्स रिएक्शन है बेटे वो बढ़ के मैं सपोज करें 4 हो गया। आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आंसर निकल कर आएगा 4 1 4 और ये 4 1 4 और वहां पे 2 चले गया, 4 6 24। बेटे आपके पास 16 आ गया। आप ये देखें कि आपकी केसी की वैल्यू क्या होगी, वो 4 से बढ़कर 16 हो गई है। इसका मतलब केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। लेकिन बेटे अगर आप केसी का देखते हैं इसके साथ इनवर्स रिलेशन कैसे होता है टेम्परेचर के साथ, तो बेटे इसकी भी समझ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि बेटे केसी के एफ ओवर के आर का जो रेशियो है ना, सपोज करें वो 10 है, मैं सपोज बात कर रहा हूं, और बेटे आपके पास ना 25 डिग्री सेल्सियस है, तो बेटे यहां मैं 25 डिग्री सेल्सियस दे रहा हूं, तो बेटे केसी आपके पास ना मैं कहता हूं ये 10 फॉरवर्ड था और जो बेटे आपके पास जो रिवर्स 10 कर लो या आप इसको 20 कर लो, कुछ भी कर लो, मैंने 10 कर दिया और जो ना जो रिवर्स है उसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे क्या है कि आपके पास आंसर आ गया 5 आ गया। अब मैंने बेटे 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, अब केसी की जो वैल्यू है बेटे वो 10 से बढ़कर ना वो 20 हो गया। ठीक है, और बेटे जो मेरे पास नीचे 2 है ना, ये 2 से बढ़कर ना आप सपोज करो कि ये मेरे पास ना 10 हो गई है वैल्यू। तो बेटे आप देखिए 0 कैंसिल, तो मेरे पास सिर्फ क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। आपने ये देखा कि बेटे जब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से ओवरऑल केसी की वैल्यू क्या हो गई है, ओवरऑल केसी की वैल्यू वो ज्यादा केसी की वैल्यू डिक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो ज्यादा बढ़ा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम बढ़ा है। और यहां पे क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा बढ़ा था, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कम बढ़ा था, जिसकी वजह से केसी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ। फिर बेटे आप लोगों ने टेम्परेचर के लिहाज से पढ़ा था, कुछ हमारे कंपाउंड ऐसे हैं जो हमारे एंडोथर्मिक सॉल्ट्स होते हैं, उनकी सॉल्बिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो हमारे एक्सोथर्मिक होते हैं उनकी सॉल्बिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ कम होती है। बेटे एक स्ट्रेस है कैटलिस्ट का, बेटे याद रखिए कैटलिस्ट क्या करते हैं, जस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और इक्विलिब्रियम के टाइम को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। जबकि कैटलिस्ट इन चीजों को बेटे चेंज नहीं कर सकता, इन चीजों पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। आई होप सो कि बेटे यहां तक आपका ये जो सारे के सारा पार्ट था, दिस इज रिलेटेड टू केमिकल इक्विलिब्रियम। एक हमारा पार्ट है दैट इज नेक्स्ट पार्ट जो हमारा दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम।
अच्छा, अब हमारा बेटे नेक्स्ट जो है दैट इज हिबर्ट प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस एंड कांटेक्ट प्रोसेस फॉर SO3, ठीक है। अच्छा बेटे, ली शेल्डे प्रिंसिपल की ना दो एप्लीकेशंस हैं, दो कह रहा हूँ, तीन एप्लीकेशन है। कॉमन एन इफेक्ट हो गया सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एंड सिंथेसिस ऑफ SO3। बेटे मैंने इसको ना टेबुलर फॉर्मेट में आपके आगे प्रेजेंट किया ताकि आप जल्दी चीजों को ना गो थ्रू कर लें। तो बेटे उसमें क्या है कि आपके पास देखें कुछ पैरामीटर्स यहाँ रखे हैं, यहाँ हिबर्ट प्रोसेस है और यहाँ कांटेक्ट प्रोसेस है। बेटे सबसे पहले केमिकल रिएक्शन देखो, आपके पास ये NH3 N2 प्लस हाइड्रोजन NH3 बनता है और SO2, और ये आपके पास SO3 बनती है। बेटे इंथैल्पी चेंज की बात की जाए तो आपको पता है यहाँ 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा है, तो मेरे पास 92.46 किलो जूल आएगा। अगर आप इसको पर मोल में करना चाहते हो तो आपके पास 46 किलो जूल पर मोल आएगा, ठीक है। और बेटे वहां पर आपके पास -194 किलो जूल आ रहा है जो कि एक्सोथर्मिक को शो कर रहा है, और यहाँ पे ये SO3 की फॉर्मेशन हो रही है, 2 मोल की फॉर्मेशन हो रही है। सो वी आर नॉट कॉल्ड इट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वी आर कॉल्ड इट जस्ट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बिकॉज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट शुड बी 1 मोल। अच्छा बेटे, मॉल अगर बात की जाए, चेंज इन मॉल की बात की जाए, तो आपको पता है कि यहाँ पे बेटे डेल्टा एन आपके पास क्या निकल कर आएगा, नेगेटिव निकल कर आएगा, क्योंकि 4 मोल्स ऑफ गैस फॉर्म 2 मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। यानी 4 मोल रिएक्टेंट के 2 मोल प्रोडक्ट के, तो हमेशा आप चेंज कैसे लेते हो, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करते हो। और बेटे यहाँ पर आपके पास यहाँ भी डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, और सेम तरीका कार के भाई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बेटे रॉ मटेरियल की बात की जाए तो नाइट्रोजन कहां से आ रहा है, बेटे नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, हम एयर से नाइट्रोजन को ले रहे हैं और बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें हम गैसेस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है, एक मिक्सचर से। और बेटे यहाँ पे हाइड्रोजन फ्रॉम द नेचुरल गैस यानी मीथेन से हम लोग क्या लेते हैं, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो है वो हमारा बेसिकली जो है ना हमें मीथेन मिलता है उससे, ठीक है, सॉरी मीथेन मिलता है, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस, यानी जो मीथेन है हम वहां से क्या लेते हैं, हाइड्रोजन गैस को लेते हैं, ठीक है, ये रॉ मटेरियल। अब यहाँ बेटे सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, सल्फर हम लोग लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर को बर्न किया जाता है, SO2 बनता है, और वहां पे हमें ऑक्सीजन एयर से लेते हैं। बेटे इंडस्ट्रियल टेम्परेचर की बात की जाए तो 400 से 450 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि हमारा कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर होता है, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और बेटे वहां पे भी 4 से 450 जो कि हमारा ऑप्टिमम या कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर कहलाएगा। बेटे इंडस्ट्रियल प्रेशर क्या है कि यहाँ पे 200 से 300 ATM प्रेशर है, जो कि हाई प्रेशर में रिक्वायर्ड होता है, और वहां पे बेटे 1 to 2 ATM है। बेटे आपको याद है कि हमने डिटेल लेक्चर के अंदर इनकी बहुत डिटेल डिस्कस की हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को गो थ्रू करने लिहाजा इतनी डिटेल की आपको जरूरत नहीं है। नाउ बेटे नेक्स्ट इज कैटलिस्ट की बात की जाए तो बेटे यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड आयरन हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। वहां पे बेटे हम लोग क्या यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है ना वो यूज करते हैं, और प्लैटिनम भी वर्क करता है, बट इज हम इसको प्रेफरेबल नहीं होता इंडस्ट्री लेवल पर ये। जबकि बेटे प्रोमोटर्स या एक्टिवेटर्स की बात की जाए तो यहाँ पर बेटे ये वाले प्रोमोटर जो है ना ये हमारे लिखे हुए हैं, किसने, ये लिखे हुए हैं हमारी BTB की बोर्ड की बुक ने, इनको प्रोमोटर के तौर पे लिखा हुआ है। और बेटे हम लोग मोलिब्डेनम को भी क्या यूज करते हैं, एज अ प्रोमोटर के तौर पे यूज करते हैं, यहाँ पे कोई प्रोमोटर नहीं होता। बेटे प्रोडक्ट्स को कैसे रिमूव करते हैं कि हम जब आपके पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का मिक्सचर है तो हम लिक्विफेक्शन के प्रोसेस से गुजारते हैं। अमोनिया का टेम्परेचर इनसे क्या होता है, ज्यादा होता है, और जिस गैस का टेम्परेचर ज्यादा होता है वो पोलर गैस है, वो नियर टू रूम टेम्परेचर होती है, वो जल्दी लिक्विफाई होकर बाहर आ जाती है। और बेटे यहाँ पे SO3 एब्जॉर्ब होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, जिससे ओलियम बनता है, H2S2O7 बनता है, ओलियम बनता है। और फिर हम उस ओलियम को क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, अपनी मर्जी का वाटर ऐड करके हम अपनी कंसंट्रेशन को प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें कितनी कंसंट्रेशन वाला जो है वो चाहिए। बेटे इंडस्ट्रियल यील्ड की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, ये कहते हैं जी मॉडरेट पर पास इंक्रीज्ड बाय रिसाइकलिंग रिएक्टेड अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस। यानी आप ये चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा यील्ड को बढ़ाएं, तो यील्ड को कैसे बढ़ाया जाएगा, आप क्या करें, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अनरिएक्टेड उसको दोबारा से आप रिएक्शन करवाओ और दोबारा से वो आपको प्रोडक्ट देगा। और बेटे यहाँ पर भी सेम है, कहता है हाई कन्वर्जन हेल्प बाय एक्सेस ऑक्सीजन इन सूटेबल कंडीशंस, के भाई क्या है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करके उसको, और ऑक्सीजन जब आप उसको प्रोवाइड करोगे तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करके सल्फर की बर्निंग होगी, SO2 बनेगा, SO2 की ऑक्सीडेशन से SO3 बनेगा, और फिर SO3 से हम ओडियम बनाते हैं। बेटे यहाँ पर ये
जो आपके पास क्या कहते हैं इसको, अगर मैं यहाँ एक छोटी सी बात डिस्कस करूं यहाँ पे कि आप लोगों ने जो है ना वो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है और आपके पास 2 मोल ऑफ NH3 है। मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ पे हम अमोनिया की कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ डेल्टा H जो है दैट इज नेगेटिव, ठीक है जी। तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर को क्या कर दूं, कम कर दूं। बेटे प्रेशर कम करूंगा तो सिस्टम उस तरफ मूव करेगा, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया। जब मैं प्रेशर करूंगा ज्यादा सिस्टम उस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ मॉल्स कम होंगे ज्यादा अमोनिया मिलेगा। मैं टेम्परेचर को कम करूंगा तो सिस्टम उस तरफ मूव करेगा। अब बेटे देखो, आपको पता है हमने फॉरवर्ड जाना है और आपको पता है कि Kc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर को कम करते हैं तो रिएक्शन क्या करते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड जाना स्टार्ट होता है। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ना, यहाँ पे हीट, यहाँ हम हीट लिखते हैं, ठीक है। अब मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो कम का मतलब मैं हीट निकाल रहा हूं तो रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कंसंट्रेशन अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन किस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, वो फॉरवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ बेटे, नाउ नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड, जिसे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। बेटे ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। अच्छा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात की जाए तो बेटे सबसे पहले आपको सॉल्युबिलिटी का आइडिया होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। बेटे सॉल्युबिलिटी आपके पास ये होती है कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व होती है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। बेटे सैचुरेटेड सोल्यूशन बनते हैं 100 ग्राम आप जो है ना वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड करते हो तो आपके पास जो है वो सॉल्युबिलिटी आ जाती है। बेटे यही सॉल्युबिलिटी आप मोल पर लीटर के अंदर भी लेते हैं। जैसे ये ग्राम के अंदर आपको दी हुई है कि सॉल्युबिलिटी ग्राम के अंदर भी होती है और सॉल्युबिलिटी हम लोग ना क्या नाम है, मोल पर लीटर्स के अंदर भी लेते हैं, यानी हम अमाउंट मॉल्स के अंदर लेते हैं। तो मॉल्स के अंदर, मोल पर लीटर के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, चीजों को डिसॉल्व करते हैं। अच्छा बेटे, दूसरी चीज क्या है कि बेटे आपको पता है कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब वो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। और बेटे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0.01 ये इसके इक्वल या इससे क्या हो बेटे, इससे लेस देन हो, इससे इक्वल या इससे लेस देन हो, इक्वल और इससे लेस देन बेटे अगर वो डिसॉल्व होती है, सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड एज अ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट। हम इनको स्लाइटली सॉल्युबल कहते हैं। तो बेटे यहाँ पे जो हम जितने भी सॉल्ट्स पढ़े ये सारे के सारे स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। और बेटे स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स हमारे कौन से सॉल्ट्स होंगे, हम उनको स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहेंगे, यानी जिनको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। जैसे बेटे हमारे लेड का सॉल्ट हो गया, सिल्वर का सॉल्ट हो गया, हमारे पास मरकरी का सॉल्ट हो गया। ये सारे के सारे जो बड़े मेटल होते हैं, बड़े मेटल के कैटाइन होते हैं, इनके सॉल्ट्स क्या होते हैं बेटे, नॉर्मली बहुत कम डिसॉल्व होते हैं। अच्छा बेटे, यहां कुछ बातें याद रखनी है आप लोगों ने कि सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन ऑलवेज नहीं। ये किन सॉल्ट्स के लिए, वो सॉल्ट जो एंडोथर्मिक होते हैं उनका सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। बेटे सॉल्युबिलिटी का कॉमन आयन के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अभी आप कॉमन आयन पढ़ोगे, जैसे बेटे फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, और बल्कि आप पहले लिख लो NaCl लिख लो ना। आपके पास NaCl है और आपने इसको क्या किया बेटे, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। अब आपने क्या किया, इसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ऊपर वाला वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बेटे आपके पास ये क्लोराइड आ जाएगा, ये इसको क्या करेगा, कॉमन आयन के वैसे बैक भेज देगा, जिससे क्या हो जाएगा कि कॉमन आयन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटे, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और बेटे इस तरीके से कहते हैं सॉल्युबिलिटी, जितनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है किसी चीज की, वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, और जितनी लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वाटर के अंदर कम हो जाती है। और बेटे सॉल्युबिलिटी का हमारे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एग्जामिनर आपको KSP बेटे याद रख लो, अभी तक आपने जितने भी कांस्टेंट्स पढ़े हैं, ऑल द कांस्टेंट्स हैव डायरेक्ट रिलेशन विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। बेटे ये आपके पास सॉल्युबिलिटी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, इसमें क्या लिखा है, एक्सटेंड टू विच सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर। बेटे किस हद तक वाटर जो है उस वाटर जो है उस सॉल्ट को डिसॉल्व करता है। अब बेटे बहुत थोड़ी अमाउंट में, मैंने कहा 0.01 मोलर जो है ना वो आपके पास डिसॉल्व होता है। इतनी कम अगर अमाउंट डिसॉल्व है तो क्या मैं ये कह सकता हूं, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। और मैं इसको सैचुरेटेड भी कह सकता हूं क्योंकि मजीद वाटर उस सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर रहा। अच्छा बेटे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि बेटे आपके पास ना
लेट से आपने ये लेड क्लोराइड सॉलिड है बेटे, आपने इसको डिसॉल्व किया, ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब बेटे इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा कि सॉलिड और यानी आपके पास जो डिसॉल्व है और अनडिसॉल्व है उसके दरमियान क्या आ जाएगा, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और बेटे इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ, हम अपने आयंस की जो है ना कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो यहाँ पे ये आपको बताना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा बेटे कहता है डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो डिसोसिएट टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट एंड दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज द हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दो डिफरेंट फेजेस हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज द हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। बेटे केसेस सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर वैलिड है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये मजीद डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो ये दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होता है, जो मजीद अपने अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकता है, उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। बेटे यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ना रिलेशनशिप समझने, एग्जामिनर आपको सवाल दे सकता है कि भाई ये इसकी ना आपके पास केएसपी है, या आपको सॉल्बिलिटी देके केएसपी पूछ लेगा, या केएसपी देके सॉल्बिलिटी पूछ लेगा, तो आपने कैसे करना है। अगर आपके पास दो आइंस है, इसके लिए आप लोग कैसे केएसपी लिखोगे, तो बेटे याद रखिए इसकी केएसपी लिखने का तरीका कार होता है एस की पावर आप स्क्वायर ले लो। अगर आपके पास तीन आयन है तो आप केएसपी का फॉर्मूला लिख लो और आप लिख लो ये 4s का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास चार आयन्स हैं तो बेटे इसके लिए केएसपी क्या होगा, केएसपी इज इक्वल टू 27s की पावर 4 आप लिख लोगे, तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा। ये एक तरीका कार है कि क्या करने के लिए कि भाई अगर आपको एग्जामिनर क्या करता है, आपको एग्जामिनर ना फॉर एग्जांपल मैं आपसे रैंडम एक सवाल बनाता हूं, मैं कहता हूं जी आपने क्या करना है, फाइंड द केएसपी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड की केएसपी फाइंड करनी है। हैविंग सॉल्युबिलिटी इज, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, हैविंग सॉल्युबिलिटी इज 2 इंटू 10 की पावर -2 है, सपोज मैं कहता हूं, ठीक है। और मॉल स्क्वायर आ जाएगा -2 और डेसीमीटर क्यूब 6 आ जाएगा, ठीक है, यूनिट आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं सोच में पड़ जाऊंगा, नहीं मैंने कुछ नहीं करना, मुझे ये पता है कि सिल्वर क्लोराइड के दो आयंस, अगर दो आयंस है ये फॉर्मूला लगा लो। बेटे आपने केएसपी फाइंड करना है, ये केएसपी आ जाएगा, सॉल्बिलिटी आपको दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर -2 है। बेटे आप इसका क्या करोगे, स्क्वायर ले लोगे, जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो 4 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, ये आपके पास सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। ये इतना आसान तरीका कार है। इसी तरीके से बेटे आपकी कुछ एप्लीकेशन आप लोग पढ़ते हैं कि आप लोग ना प्रेसिपिटेशन, हम प्रिडिक्शन करते हैं प्रेसिपिटेशंस की। बेटे सारी बात को समझने के लिए मैं अगेन, आपको याद है जैसे मैंने आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन समझाया था, तो यहां पे भी वैसे समझाने लगा हूं। मैंने एक ना ये एक पॉइंट लेने लगा हूं, ये बेटे वो पॉइंट है जिसपे केएसपी होगा। और केएसपी क्या है कि बेटे यहां पे ना आपके पास ना टोटल 4 आयंस है, ठीक है। और जब 4 आयंस होंगे ना तो इसका मतलब है कि अब ये हमारा केएसपी है। एक हाइपोथेटिकल वे से ना एक बात समझाने लगा हूं कि ये सारी की सारी बात आपने कैसे याद रखनी है। बेटे एक होता है आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट वो होगा कि जब आपका सॉल्ट डिसॉल्व और अनडिसॉल्व इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं होंगे तो हम आईपी यूज करते हैं, और जब वो इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, केएसपी कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटे यहां पर क्या होगा, अब ये आपके पास ना आयोनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहां पे भी आपके पास क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं कहता हूं कि यहां आपके पास क्या है, यहां आपके पास 2 आयंस है, और बेटे यहां पे मैं क्या कहता हूं कि आपके पास ना यहां पे 8 आयंस है। अब मुझे बताओ इन दोनों ने इसको अचीव करना है। अब बेटे मुझे ये बताओ, इस 2 ने 4 होना है, इसका मतलब है आयोनिक प्रोडक्ट कम है और केएसपी ज्यादा है। तो बेटे आपको पता है कि मजीद आयंस मुझे चाहिए केएसपी को अटेन करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब बेटे अगर आपका आयोनिक प्रोडक्ट कम हो, केएसपी ज्यादा हो, सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी मजीद आयंस अभी डिसॉल्व हो सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर आयनिक प्रोडक्ट कम है, केएसपी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, वो लेस है, तो हमें मोर सॉलिड को डिसॉल्व करना पड़ेगा। और बेटे 8 आयन है, इसको 4 आयंस निकालने हैं केएसपी की वैल्यू को अचीव करने के लिए। इसका मतलब है वो जो एक्स्ट्रा आयन निकलेंगे वो क्या करेंगे, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट्स की सूरत में इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आपका आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा है, केएसपी कम है, दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड, और यहां पे क्या हो जाएगी बेटे, प्रेसिपिटेशन हो जाएंगी, ठीक है। तो बेटे हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, जब दोनों केएसपी और आयोनिक प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो बेटे ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और यहां पर भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। सिर्फ 1 इज द केस जहां पे प्रेसिपिटेशन होगी। आइए बेटे कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि बेटे कॉमन आयन बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उसमें उसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई होता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्बिलिटी कम हो जाती है बाय सुप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और बेटे ये हमेशा किस डायरेक्शन के अंदर होता है, ऑलवेज अकर इन रिवर्स डायरेक्शन। बेटे ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, ठीक है। बेटे आप जरा देखिएगा, आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, ये देखिएगा आप। बेटे वीक इलेक्ट्रोलाइट,
आपके पास ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो लेस आयोनाइज्ड होता है, अगर वो एसिड है तो उसकी Ka वैल्यू कम होगी, अगर वो बेस है उसकी Kb की वैल्यू कम होगी, अगर वो सॉल्ट है तो उसकी Ksp की वैल्यू कम होगी। सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? जिसके पास कॉमन आयन होगा, हैविंग कॉमन आयन होगा, और बेटे जिसकी K की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, Kb की वैल्यू भी ज्यादा होगी, Ksp की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, एग्जामिनर आपको ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अब बेटे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बिकम्स अनआयनाइज्ड, कम आउट एज अ प्रेसिपिटेट। क्यों प्रेसिपिटेट की सूरत में बाहर आ जाता है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ आयंस हो जाता है, या फिर यहाँ पे क्या हो जाती है? क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। जितनी कॉमन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी क्रिस्टलाइजेशन ज्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। बेटे मैंने इसके लिए आपके सामने ना एक यहाँ पे ना बल्कि मैंने भी आपके साथ पीछे HCl और ये देखो बात की थी ना पीछे HCl और NaCl की। बेटे देखिए NaCl इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एक आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटे यहाँ दोनों कॉमन आयन में, तो बेटे ये क्या करेगा? इसको सुप्रेस करके क्या कर देगा? बैक भेज देगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटे इसकी एप्लीकेशन जो है ना, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए आप सॉल्ट एनालिसिस का रिसेंटली जो है ना वो प्रैक्टिकल करके आए हो, जिसमें हम डिटेक्शन ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स करते हैं। बेटे आपका जो ग्रुप 2 है ना, ये बेसिक रेडिकल्स होते हैं और ये हमारे वीक रिएजेंट है H2S। बेसिकली यहाँ पे रिएजेंट होता है H2S प्लस HCl, दोनों को मिला के हमारा रिएजेंट होता है। अब बेटे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, आपको पता है HCl इस H को सुप्रेस करेगा। देखो मैंने लिखा सुप्रेशन ऑफ H2S आयनाइजेशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? लो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन होगी। यानी मैं अगर आपको यूं लिख के दिखाऊं, H2S है और ये बेटे H आयन और प्लस ये 2 मोल ऑफ सल्फाइड आयन, और ये HCl है और बेटे यहां पे क्या होगा? H प्लस और ये आ जाएगा क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे यहां पे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? इसको सुप्रेस करेगा, ये बैक चला जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है एंड दिस वन इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जिससे बेटे क्या होगा कि यहां पर आपके पास ये हो जाएगा कि H2S जो है ना वो सोल्यूशन से आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसकी सुप्रेशन हो जाएगी। अच्छा, और बेटे ग्रुप 3 का जो बेसिक रेडिकल होता है उसका रिएजेंट क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, दोनों को मिला के ग्रुप 3 के बेसिक रेडिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं। और बेटे इन दोनों को मिला के हम ग्रुप 3 का बेसिक रिएजेंट कहते हैं फॉर ग्रुप 3। बेटे अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है और अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग है, तो बेटे इसका मतलब है जो वीक होगा वो हमारे पास जो है ना वो लेस आयोनाइज्ड होगा, यानी वो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा रहेगा। बेटे दिस इज बेसिकली कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा बेटे बफर सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशन के ना कुछ नाम होते हैं। बेटे बफर सॉल्यूशन को हम लोग रेगुलेटर भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ रेगुलेटर, और हम इसको एम्फोलाइट भी कहते हैं। एम्फोलाइट भी पढ़ा जाता है, इसको एम्फोलाइट भी पढ़ा जाता है, ठीक है, एम्फो और ये लाइट भी पढ़ा जाता है। बेटे रेगुलेटर का मतलब क्या होता है कि जो पीएच को मेंटेन करते हैं, ये पीएच को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। और जबकि बेटे हमारे एम्फोलाइट क्या होते हैं? ये न्यूट्रलाइज करते हैं, क्या करते हैं? एसिड और बेस को क्या करते हैं बेटे? न्यूट्रलाइजेशन करवाने में हमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा बेटे बफर का मतलब क्या होता है? कि किसी भी इफेक्ट को रिड्यूस करना या रेजिस्ट करना, ठीक है जी। अच्छा बेटे सोल्यूशन का मतलब मिक्सचर ऑफ दो ज्यादा सब्सटेंस। बेटे ऐसा सोल्यूशन जो चेंज इन इट्स पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करो तो अपने पीएच में चेंज ना होने दे। बेटे अगर वाटर की बात करें ना, वाटर ये बफर नहीं है। वाटर क्या करता है? अगर आप वाटर में एक छोटा सा ड्रॉप ना बेस का डाल दो, उसकी पीएच फौरन 7 से जंप करके ऊपर चली जाएगी। एसिड डाल दो, उसकी पीएच 7 से फौरन ड्रॉप कर देगी। लेकिन बेटे बफर जो होते हैं ये अपनी पीएच में बहुत जल्दी चेंज नहीं आने देता, ठीक है, आएगा सही लेकिन थोड़ा चेंज आएगा वाटर की निस्बत। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ब्लड बफर्स रखे हैं, बाइकार्बोनेट हमारा ब्लड बफर होता है। बेटे अगर आप बहुत ज्यादा खट्टी चीज खाते हो तो आपकी तो पीएच बहुत कम हो जानी चाहिए, लेकिन हमारी ब्लड की पीएच बहुत डिक्रीज नहीं करती। अगर आपने कोई बहुत बेसिक चीज खा ली है तो बेटे उससे भी क्या होगा कि हमारी ब्लड की पीएच बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल बफर्स रखे हैं और बेटे वो बफर्स क्या करते हैं? हमारी पीएच को मेंटेन करते हैं। बेटे यहाँ पे कुछ बफर के बारे से कुछ फीचर्स हैं कि बफर्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी पीएच रिजर्व्ड रहती है, इसलिए हम लोग बफर्स को रिजर्व एसिडिटी या रिजर्व बेसिसिटी जो रखते हैं उनको बफर्स कहते हैं। बट स्लाइटली चेंज आता है जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करते हो, और हाईली चेंज आता है जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करोगे। और बेटे याद रखिएगा बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज इट्स पीएच 1। ये कब नहीं करते? अगर आपने डाइल्यूशन किया है तो बफर की पीएच के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा,
इन सोल्यूशन को बफर को डाइल्यूट करने में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, बेटे लॉन्ग टाइम एयर के साथ अगर वो आपने इसको एक्सपोजर किया हुआ है तब भी बफर की पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, स्लाइटली चेंज आएगा क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर में एसिडिक गैस CO2 है और वो थोड़ा बहुत बफर की पीएच में माइनर से चेंज जो है वो लाएगी, ठीक है। और बेटे मॉइस्चर, आपको पता है मॉइस्चर के अंदर डिफरेंट गैसेज होती हैं, वो मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब होगी उससे भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये सारी की सारी वो चीजें जिससे बफर की पीएच में कोई चेंज नहीं आता। बेटे बफर की बात की जाए तो बफर हम लोग ना दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास बेटे क्या होते हैं, द वन इज कॉल्ड एज द मिक्स्ड बफर। बेटे मिक्स्ड बफर जो होते हैं, एक मिक्स्ड बफर होते हैं बेटे, जो बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे एसिडिक और बेसिक बफर को हम लोग मिक्स बफर कहते हैं। बेटे एक हमारे पास क्या होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल बफर्स कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रल बफर्स होते हैं और ये बेटे किसका कॉम्बिनेशन होते हैं, वीक एसिड प्लस वीक बेस, इन दोनों को मिलाओ तो बेटे इसके नतीजे में जो इन दोनों को मिलाने से हमारे पास जो आता है, जो पूरा मिक्सचर आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल बफर, ठीक है बेटे। ये बात आप लोगों को याद रखना जरूरी है। अब बेटे एसिडिक और बेसिक बफर जो है ना वो आपके पास क्या है, एसिडिक और बेसिक बफर जो है ना वो आपके पास ये है कि मिक्सचर ऑफ, इसमें क्या होता है, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। बेटे वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस, इसको भी एसिडिक बफर कहते हैं, या आप स्लैश लगा के यूं कह सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस इज कॉल्ड एज द एसिडिक बफर। मैं कह सकता हूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड and its conjugate base is called as the, हम उसको क्या कहेंगे, एसिडिक बफर कह सकते हैं आसान अल्फाजों में। जैसे बेटे मैं कहता हूं आई हैव वीक एसिड इज एसिटिक एसिड, और जब मैं एसिडिक एसिड को आयोनाइज करूंगा तो बेटे आपके पास ये आ जाएगा H पॉजिटिव। ये बेटे वीक एसिड है और ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। सिमिलरली बेसिक बफर क्या होते हैं, ऐसे बफर जो कि बेटे क्या हो, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसके बने हुए सॉल्ट। और मैं यूं भी कह सकता हूं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, जैसे बेटे NH4 और ये OH है, ये बेटे वीक बेस है, तो ये अमोनियम आयन आपका इधर हो गया और OH आपका लेदा हो गया। अमोनियम आयन इज अ कॉन्जुगेट एसिड और ये वीक बेस, ठीक है। और बेटे इनकी pH लेस देन 7 होगी, उनकी pH क्या होगी, उनकी pH मोर देन 7 होगी। बेटे याद रखिएगा pH जो है ना वो इनकी जो है ना वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है कि आप इन चीजों की कॉम्पोजिशन कैसे ली है। बफर की pH बेटे 7 भी हो सकती है, 7 से ज्यादा भी हो सकती है, 7 से कम भी हो सकती है, ठीक है। बफर की pH लाजमी नहीं है कि एसिडिक बफर की pH 7 ही रहेगी, नहीं, अगर आपने कॉम्पोजिशन चेंज की तो pH भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। बेटे जो मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड है, सोडियम एसीटोन इज द बेस्ट एग्जांपल। बेटे पीटीबी के अंदर लिखा हुआ है, और एग्जांपल देख लें, सोडियम साइनाइड HCN, ये भी एसिडिक बफर है। बेटे बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, बेटे जो हमारे ब्लड बफर्स होते हैं ये भी हमारा एसिडिक बफर है। बेटे ये बोरिक एसिड बोरेक्स, ये भी हमारा बफर है। नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड, ये बफर है। अब देखो बेटे ये एसिड है और ये बेटे एसिड का सॉल्ट है, ठीक है, लेकिन ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोडियम है। बेटे इसमें HBr होगा। आपको पता है कि ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के नतीजे में जो है ना वो सॉल्ट बना हुआ है जिसको हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। तो बेटे एसिड एंड इट्स सॉल्ट, ठीक है। फिर बेटे देखो यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 1 H है, इसका मतलब ये है इसमें H ज्यादा है, इसमें H कम है, राइट। तो बेटे यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हमारे पास क्या बनता है, ये भी हमारे पास एसिडिक बफर की एग्जांपल होती है कि बेटे ये वीक एसिड के तौर पर होगा और जिसमें H कम है वो क्या होगा, उसका सॉल्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली बेटे अमोनिया, ये मिथाइल अमीन और मिथाइल अमीन क्लोराइड, बेटे कैसे बनेगा, आप मिथाइल अमोनिया को ना, मिथाइल अमाइन को अगर आप HCl से ट्रीट करते हो ना, आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाते हैं, NH3Cl के साथ मिल जाएगा और आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा, एंड दिस इज बेसिक बफर। बेटे यहाँ पे बफर एक्शन को जो ना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बेटे बफर एक्शन क्या है, बफर एक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। बेटे बफर एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक तो हमें ली शैटलर प्रिंसिपल का सहारा लेना पड़ता है, ली शैटलर प्रिंसिपल। दूसरा बेटे लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भी हमारे बफर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। और बेटे तीसरी चीज ये कि किसको एक्सप्लेन करेगा, ये एक्सप्लेन करेगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं वो कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट ऑल्सो एक्सप्लेन द बफर एक्शन, ठीक है जी। अच्छा बेटे ये क्या कहते हैं कि हमारा जो बफर है जब आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी पीएच को चेंज नहीं होने देता।
अच्छा बेटे इसमें ना एसिडिक बफर की कॉम्पोजिशन, मैंने आपको कहा कि ये पूरे का पूरा मिक्सचर है। इस पूरे के पूरे मिक्सचर को आसान अल्फाजों में ये कह सकता हूं कि बेटे यहाँ पे वीक एसिड और ये वीक एसिड और ये इसका कॉन्जुगेट बेस जो है ना, ये कॉन्जुगेट बेस और ये आपके पास H पॉजिटिव, ये इन सबको मिलाओ ना, इन सब में ये तीन चीजें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। दीज आर कॉल्ड एज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अच्छा अब बेटे ये जो कॉन्जुगेट बेस है ना, अब मैं आपको समझाने के लिए कि ये तीनों मैंने चीजें कैसे निकाली। बेटे सपोज करें मैंने क्या किया, मैंने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए बेटे, मैंने ना इसके बाहर 10 मॉलिक्यूल लिए, ये मैं लिखने लगा हूं बेटे। मैंने इसके ना इसके भी 10 मॉलिक्यूल लिए और बेटे मैंने इसके भी 10 मॉलिक्यूल लिए। ये मॉल नहीं है, मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटे। मैंने 10 में से इसके मॉलिक्यूल देखे कि इसके 10 में से ना जो 6 मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, सिर्फ इसके 4 मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए, 6 इसके अनआयोनाइज पड़े हुए, जबकि इसके जब मैंने 10 मॉलिक्यूल है तो इसके 10 के 10 मॉलिक्यूल क्या हो गए बेटे, आयोनाइज हो गए, सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट स्ट्रॉन्ग चीज थी। तो बेटे स्ट्रॉन्ग ने क्या करेगा, इसके सुप्रेस करेगा और ये पीछे चला जाएगा, जिससे मेरे मिक्सचर के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। ये कॉन्जुगेट बेस एसिड की खत्म, अब कॉन्जुगेट बेस किसकी है, इट कम फ्रॉम सॉल्ट, ये सॉल्ट से आई हुई है। तो दिस कॉन्जुगेट बेस इज बेसिकली केम फ्रॉम सॉल्ट, ये सॉल्ट से आई है, राइट। अब आपको तो बेटे वीक एसिड है, कुछ ना कुछ इसके एसिड के पार्ट भी यहाँ पे, कुछ ना कुछ एसिड के आयंस भी होंगे जो कि बहुत कम होंगे। अब बेटे आप लोगों ने क्या करना है, इस मिक्सचर के अंदर ना मैंने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करनी है और मैंने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करना है। बेटे स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, जैसे मैंने आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ने Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो बेटे ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और आपने HCl के लिए क्या किया बेटे, आप लोगों ने H पॉजिटिव आइन और Cl नेगेटिव आइन। अब बेटे आपने ख्याल करना है, देखो कैसे, अब मैं आपको करके दिखाने लगा। मैं इसको दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, CH3COOH और बेटे आपके पास CH3 और CO नेगेटिव है, ठीक है जी। और ये आपके पास है क्या, आपके पास H आइंस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ CH3COOH और ये मेरे पास आ जाएगा CH3CO नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। अब बेटे आप जानते हैं जब मैं बाहर से बेस ऐड करूंगा, बेटे याद रखिएगा जब मैं बेस ऐड करूंगा तो बेस किससे रिएक्ट करेगी, जाके बेस को किससे रिएक्ट करना चाहिए। अब हाइड्रोजन आयन तो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। बेटे आपको पता है इस OH को न्यूट्रलाइज करेगा एसिड, मेरे पास एसिड है, ये OH इसके साथ जाके रिएक्ट करेगी, जितनी भी इसकी कंसंट्रेशन आएगी एसिडिक एसिड कंज्यूम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी OH इसके साथ मिलेगा, एसिडिक एसिड कंज्यूम हो जाएगा। सपोज करें मैंने इसकी बाहर से कंसंट्रेशन ली 0.1, सपोज कह रहा हूं, और मेरे पास एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन है 1। अब बेटे ये इसको एसिडिक एसिड इसको कंज्यूम करेगा, जब इसको कंज्यूम करेगा तो ये 0.1 इसमें से माइनस कर दो, 1 में से 0.1 माइनस कर दो, मेरे पास 0.9 मेरे पास क्या बच गया, एसिड बच गया। अब बेटे जब ये कंज्यूम हो जाएगा तो आपको पता है वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा और एसीटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है एसीटेट, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटे अगर सॉल्ट 1 है तो इस 1 के अंदर आप ना 0.1 ऐड कर लो तो ये 1.1 हो जाएगा। मतलब ये पता चला आपको कि जब आप जब बेस ऐड करते हैं तो बेस के नेगेटिव को हमारे एसिड जो न्यूट्रल एसिड है वो इसको न्यूट्रलाइज करते हैं। जब ये न्यूट्रलाइज कर रहा होगा तो एसिड की कंसंट्रेशन कंज्यूम हो जाएगी और सॉल्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इन केस ऑफ एसिडिक बफर जब आप उसके अंदर बेस ऐड करते हैं तो एसिड की कंसंट्रेशन कम तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होना स्टार्ट होती है, ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। अब इन दिस केस बेटे जब आप यहाँ पे एसिड ऐड करोगे तो इस एसिड को कौन कैप्चर करेगा, ये देखो सॉल्ट की मेरे पास सॉल्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। बेटे मेरे पास ना इन दोनों की कंसंट्रेशन 1 है, जब मैंने एसिड बाहर से ऐड किया तो ये 0.1 ऐड किया तो बेटे सॉल्ट इसको कंज्यूम करेगी, जो चीज कंज्यूम करेगी ना वो आपने सब्ट्रैक्ट कर देना, 1 माइनस 0.1 ये सब्ट्रैक्ट हो गया। बेटे इसकी कंसंट्रेशन कितनी बच गई, 0.9 बच गई। और आपको पता है कि जब इससे मिलेगा तो एसिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो एसिड की कंसंट्रेशन के अंदर इस कंसंट्रेशन को आप लोग क्या कर दो, ऐड कर दो। तो बेटे एसिड के ऐड करने से आपको समझ आ गई है कि एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है और बेटे आपके सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। जिससे क्या होगा, जिससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, जिससे क्या होगा कि H आयन को ऐड करने से सॉल्ट की जो एसिटेट है वो एक्टिव होगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। बेस ऐड करोगे तो एसिड एक्टिव हो जाएगा और उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा।
बेटे सेम यही कॉन्सेप्ट बेसिक बफर के लिए भी है। आप बेसिक बफर के लिए भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की, लेट्स से मेरे पास अमोनियम हाइड्रो, आपको पता है यहाँ पे एक्टिव स्पीशीज कौन सी होगी, वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। बेटे बहुत आसान अल्फाजों से बातें बता रहा हूं, आप इसको यूं नोट कर लो। बेटे यहां पर मैंने क्या किया, मैंने बेस ऐड करनी है, मैंने बेस ऐड कर दी NaOH, और ये सोडियम आयन, और ये प्लस आ जाएगा OH नेगेटिव आयन आएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब बेटे आप जानते हैं ये OH क्या करेगा, ये OH ये रिएक्ट करेगा सोडियम, ये जो कॉन्जुगेट एसिड है ये इससे मिल जाएगा। बेटे लेट्स से इसकी पहले कंसंट्रेशन 1 थी, इसकी भी 1 है, ये 0.1 है, तो बेटे बेस इस अमोनियम से मिलेगा तो अमोनियम आयन कंज्यूम हो जाएंगे, इसकी कंसंट्रेशन कम और बेस की कंसंट्रेशन क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि बेटे ये अब ज्यादा क्या बनाना शुरू करेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर देगा, जिससे पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिक बफर में बेस ऐड करने से बेस की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, ये हो गया ज्यादा, और कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, जिससे कॉन्जुगेट एसिड का मतलब है सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम। और बेटे इसका यहां पे क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। बेटे मैंने बहुत आसान अल्फाजों में आपको बात बताई है, प्लीज आपने भूलना नहीं है। अब बेटे हम ना कहते हैं कि बेस्ट बफर कौन सा होता है, बेटे याद रखिएगा बेस्ट बफर वो होता है जहां पे इक्वल और हायर कंसंट्रेशन हो। बेटे इक्वल और हायर कंसंट्रेशन कहां पे है, ये हमारा क्या है, बेस्ट बफर है। इसके बाद बेटे आपको एक छोटी सी बात, यहाँ पे एक और बात बताना मकसूद समझता हूं जो कि आपको आनी चाहिए। आपको पता है एक आप लोगों ने हेंडरसन इक्वेशन पढ़ी थी, हेंडरसन इक्वेशन जो है वो उसका भी आइडिया होना चाहिए आपको। पीएच कैसे निकालते हैं, pKa प्लस आपके पास लॉग, और ये आपके पास सॉल्ट ओवर एसिड। बेटे ये आपके पास सॉल्ट ओवर एसिड लिख रहा हूं, हाँ ठीक है, सॉल्ट ओवर एसिड आ जाएगा, ठीक है। बेटे सॉल्ट का मतलब यहाँ कॉन्जुगेट बेस भी लिखा जा सकता है, एग्जामिनर इसको कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकता है, आपने कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैंने POH लिखनी हो, किसके लिए, मुझे लिखनी हो बेसिक बफर के लिए, तो मैं लिखूंगा प्लस ये बेटे POH, क्योंकि बेसिक बफर के लिए POH आएगी ना, प्लस लॉग, और बेटे यहां देखो यहां लिखूंगा सॉल्ट ओवर बेस लिखूंगा, ठीक है। लेकिन बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट एसिड भी लिखा जा सकता है, तो दोनों बातें ठीक है। बेटे यहां भी एक बात याद रखिएगा, आपकी पीएच और pKa कब आपस में इक्वल होगा, जब आपके पास सॉल्ट और आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल होगी। आपका पीएच कब आपकी जो है वो pKa से ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर pKa का डायरेक्ट रिलेशन सॉल्ट के साथ है, जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी तो पीएच ज्यादा होगी। बेटे आपकी pH लेस देन pKa से कब होगी, जब आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम और एसिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। बेटे ये बात आपको याद रखना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद बेटे याद रखिएगा, अगर आपके पास क्या हो, सॉल्ट की कंसंट्रेशन, सॉल्ट 10 टाइम ज्यादा हो किससे, देन एसिड से अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10 टाइम ज्यादा है, मतलब फिर मैं लिखता हूं, तो फिर आपने याद रखना है कि आपने पीएच कैसे निकालनी है, pKa की जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 कर देना। मतलब क्या है, अगर आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन 1 है, 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और बेटे आपके पास जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन आपके पास 0.1 है, तो बेटे आपको तो सॉल्ट 10 टाइम ज्यादा है, आपके पास जो भी pK की वैल्यू की, फॉर एग्जांपल वो 4.7 है, उसमें आप क्या कर दोगे, +1 ऐड कर दोगे, वो 5.7 हो जाएगी। सिमिलरली अगर बेटे आपके पास सॉल्ट की कंसंट्रेशन 100 टाइम ज्यादा होगी, 100 टाइम ज्यादा हो, तो फिर आप क्या करोगे बेटे, अगर 100 टाइम ज्यादा है तो फिर आपके पास देन एसिड, तो क्या होगा बेटे, आपके पास ये होगा कि पीएच में आप कितना ऐड करोगे, आप pKa में 2 ऐड करके आप लोग एसिड आप पीएच बता सकते हो। इनका रिवर्स कर दो, यानी एसिड अगर 10 टाइम ज्यादा हो जाए, सॉल्ट 10 टाइम कम हो जाए, तो आपने pKa में से माइनस कर देना 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। ये बेटे एक एमसीक्यू पूछा गया था, इसमें से कौन सा बेसिक बफर आपको होता है, बेटे दिस इज कॉल्ड एज द बेसिक बफर। ये बेटे बफर नहीं है, और ये हमारा एसिडिक बफर है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स और एसिड हैं। What happened to the H ion to ammonium hydroxide and ammonium chloride? बेटे आपको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड में इसमें एक्टिव स्पीशीज कौन होती है, NH4OH, और यहाँ पे अमोनियम आयन आएगा और ये OH आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, हम लोगों ने H आयन ऐड करना है, H आयन। बेटे इस H आयन को आपको पता है कि कौन कंज्यूम करेगा, इस H आयन को इस OH ने क्या करना है, कंज्यूम करना है। OH इसको लेना स्टार्ट हो जाएगा। बेटे जब OH लेना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास रिएक्शन किस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। बेटे यहाँ पे आपसे रिएक्शन का पूछा है कि रिएक्शन किस तरफ जाएगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट बेटे दिस टॉपिक।